नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी को लेकर के कल से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने चंद लाइनें क्या बोल दी हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देश में राहुल गांधी ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। हालांकि उसके एवज में जो ज्ञान राहुल गांधी को दिया जा रहा है और जो बवाल मचाया जा रहा है, उसके एवज में भाजपा के जो लोग सामने आए हैं उन्होंने शायद उस हद को भी तोड़ने का काम कर दिया जिसमें सबसे आगे निशिकांत दुबे साहब है। वो इंदिरा गांधी को ले आए इस पूरे विवाद में। राहुल गांधी ने बहुत सीधे तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा, विदेश नीति की बात की, उस पर सवाल उठाए। लेकिन अब इन सारे सवालों से भाजपा के लोगों को इतनी दिक्कत हो गई है कि ये लोग सीधे हर बार की तरीके से, जाहिर सी बात है पुरानों पे जाना था, तो अब की ये निशिकांत दुबे के सहारे इंदिरा गांधी पे चले गए। इंदिरा गांधी को लेकर के कमेंट किए जा रहे हैं। सर, कई कई सारी चीजें हैं जो राहुल ने उठाए, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको राहुल ने एड्रेस किए। एक एक करके उन मुद्दों पर आते हैं, राहुल गांधी को सुनाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। जरा सुनाइए। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन मोदी जी के कार्यालय से उनको मिल रही है, और ये बात राहुल गांधी पहली बार नहीं बोल रहे, इसके पहले भी कह चुके हैं कि अब लोग उनको कहां कहां से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी जिस तरीके से अटैकिंग है आजकल, क्या उस हिसाब से राहुल गांधी की इस बात में कितना दम लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो तिलस्म है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और अब लोग पूरी तरीके से उस चेहरे को समझ चुके हैं। उनकी जो लच्छेदार बातें थी उन बातों का प्रभाव खत्म हो गया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि भैया इससे पहले कि देर हो जाए, डूब जाए हम पूरी तरीके से, बच जाए हम भी और इस देश को भी बचा लें, इसलिए एक बेहतर विकल्प तलाशें और उसका साथ देना शुरू करें। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, तिलस्म केवल एक व्यक्ति का टूट गया हो ऐसा नहीं। आज की तारीख में जो स्थिति है वो एक मोह भंग की स्थिति है। और एक मैंने आपको एक फोटोग्राफ भेजा है बिल्कुल शुरू के अंदर, जिसमें टॉप लीडरशिप बीजेपी की दिखाई दे रही है। अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ और साथ में स्पीकर साहब। केवल वो एक फोटो जो है, अगर उसको 2 सेकंड स्क्रीन पे आप स्टिल कर देंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, सारे देश को भी, कि आज तिलस्म केवल एक व्यक्ति का नहीं टूटा, पूरे सिस्टम का तिलस्म टूट गया। और वो टूटना ही था। जब एक झूठ के गुब्बारे की कितनी शेल्फ लाइफ आप मान सकते हैं? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, या तो सारी की सारी हद होगी। और देखिए, कर्म फल आपको हॉन्ट करता है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से सूचनाएं राहुल गांधी कह रहे। राहुल गांधी ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली बार नहीं कहा है। चुनाव आयोग की सारी बात उन्होंने कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि चुनाव आयोग से सारी सूचनाएं हमारे पास आती हैं और वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में स्टेब्लिश होने लगी है एक एक चीज, कि तुम्हारा क्या मतलब था, तुमने ये कैसे किया टाइप। हालांकि टिप्पणियां ही है, फैसले तो कैसे आएंगे वो आपको भी समझ है, सारे देश को समझ है। लेकिन और दूसरा, आपने जो ये कहा राहुल गांधी ने कि पीएम के ऑफिस से लोग मुझे सूचनाएं देने लगे, एक चीज आप भी स्वीकार करेंगे, सीनियर आदमी है और पूरा देश ये जानता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़े कोई मौसम वैज्ञानिक होते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। ब्यूरोक्रेट कभी भी इस देश का जिस तरीके का ताना बाना है, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो बिना पावर के नहीं रह सकते। तो ऐसे में वो एक जगह पर जहां है वहां तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी जगह पर वो हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का जो माहौल था, मोदी जी ने जो बनाया था, वो कर्मफल कहीं ना कहीं उनको हॉन्ट करने चल पड़ा है। मोदी जी क्या कहा करते, 2002 में मुख्यमंत्री होते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा करते। आपने कभी देश के इतिहास में कोई ऐसा संसदीय सत्र देखा है जिसमें प्रधानमंत्री आखिरी दिन आखिरी पल वंदे मातरम के लिए आए? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक शब्द ना बोले, गृह मंत्री भी नहीं आए सदन में, आखिरी दिन वंदे मातरम के लिए आए, एक शब्द भी नहीं बोले राम प्रकाश जी। वो गृह मंत्री जो सुबह से शाम तक पूरी दुनिया को चुनौतियां देता हुआ बोलता है, एक प्रधानमंत्री जो इसी सदन में ये कहा करता कि एक अकेला सब पर भारी। तो जब वो तिलस्म पूरे सिस्टम का टूटता है ना, जो ये फोटो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राहुल गांधी की घोषणा से पहले का है, ये कल 11:15 बजे का है, अगर आपको याद दिलाऊं तो। जब सदन खत्म हुआ उसके बाद आपको पता है एक औपचारिक चाय की जाती है स्पीकर के द्वारा।
पूरे के पूरे विपक्ष ने कंप्लीट वॉकआउट कर दिया उससे, और चारों जने बैठे हैं मुंह लटकाए हुए। ये वो जो आप बोया है ना, उसको काटने का समय है, ये मान करके चलिएगा। और जो ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज नॉन फॉर दैट। और आपको एक बात याद हमेशा रखनी चाहिए कि जब राहुल गांधी को घसीटा जा रहा था प्रधानमंत्री के घर पे जंतर मंतर वाले आंदोलन के दिन, तो पुलिस वाले ने भी कथित तौर पर उनके कान में क्या कहा था, उन्होंने वो भी रिपीट किया कि एक तरफ मुझे घसीट रहे थे और दूसरी बार कह रहे थे कि इनको हटाओ। तो ये जो एक पॉपुलर परसेप्शन है ना, ये जो बच्चे हैं, जो जेन जी आप देखते हो, जेन अल्फा देखते हो, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है। ये तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और वो सबके बच्चे थे। निराशा का भाव सब में है, अवसरों की कमी सब जगह है। तो उस सारे को जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि देश के अंदर चाहे वो फोर्सेस हो, चाहे जो भी चीजें हो, कहीं ना कहीं असंतोष तो है। और जैसे उन्होंने कल भी कहा कि लेकिन दिक्कत क्या है कि वर्दी के कारण, सरकारी नौकरी के कारण बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते। तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन अब आपको देखने में आ गया है, और आने वाले दिनों में ये चीज बढ़ेगी। दिल्ली के आंदोलन के दौरान आपने देखा पुलिस वाले ने नौकरी छोड़ दी आकर के, कहता मैं बच्चों पे लाठी नहीं उठाऊंगा। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिसके अंदर भी इंसानियत है वो सारे लोग इस तरह की, क्यों उठाओगे बच्चों पे लाठी, वो क्या कर रहे थे बेचारे। तो इस सत्ता का जो चाल चरित्र और चेहरा था वो उस समय भी उजागर हुआ था, और वो अब भी लगातार हो रहा है। निशिकांत दुबे पे आएंगे, बाद में बात करें, क्योंकि वो आदमी इस लायक नहीं है कि कार्यक्रम की शुरुआत उससे की जाए। अभी तो हम राहुल गांधी की बात कर लेंगे, राहुल यहीं तो नहीं रुके थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सुनाता हूं मैं, सुनाइए जरा। Seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। सर राहुल गांधी जिन बातों को उठा रहे हैं, इस बात को तो खुद मोदी जी ने साबित भी किया है। भाई वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर इस देश के सामने परोसे गए थे, लेकिन समय के साथ ये सारे राज खुलते गए कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भाषण नहीं दे सकते हैं। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि 4 लाइनें बोलने के लिए भी उनको बार बार ऐसे पर्ची देखनी पड़ती है, पर्ची देखते हैं ऐसे, फिर उसके बाद वो 4 लाइन बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें उसको कैसे झुठलाया जा पाएगा? तो इसको झुठला कौन रहा है राम प्रकाश जी? किसी बीजेपी वाले ने इस पर रिएक्ट किया क्या? बीजेपी वाले तो वही जो गंदगी में खेलना जानते हैं, जहां कीचड़ उगता है उसी पे तो खेल रहे हैं। इसका जवाब कोई देके दिखाए, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करके दिखाए। आपने चूक कर दिया, आपने कहा 4 लाइन पढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। कमाल कर दिया राम प्रकाश जी आपने। हिज एक्सीलेंसी बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है भाई साहब। देखा नहीं आपने पर्ची पे हिज एक्सीलेंसी लिखा हुआ था, केवल हिज एक्सीलेंसी, और 4 बार बोला, 4 बार पर्ची से पढ़ के बोला 2 शब्द, और उस व्यक्ति को देश का सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर स्थापित किया गया। कल्पना कीजिए, छोटी बात है क्या? और राहुल गांधी ने शुरुआत कहां से की इस बात की कि क्या भी कभी कल्पना कर सकते हैं कि मोदी ऐसा कोई कार्यक्रम संबोधित कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, और क्या वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं? आपको याद होगा एक बार भाजपा मुख्यालय के अंदर मोदी जी चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर। सारा देश सुन रहेगा कि आज तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस टाइम अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे, याद होगा आपको। और जैसे ही मोदी जी बैठे, पहला सवाल तो क्या ही आना था, चमचागिरी होनी थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी पे पहली कोई लाइन कही गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़े होते हैं और वही सवालों के जवाब देंगे। केवल बैठ के वहां पे, और एक भी सवाल लिया हो तो बता दीजिए। उसके अलावा देश और दुनिया में कहीं एक सवाल लिया हो तो? एक सवाल लिया था व्हाइट हाउस के सामने, और अडानी के मामले को निजी मामला बताते हुए उसके बाद जो कुछ हुआ था वो सारा इतिहास में दर्ज है। सवाल राम प्रकाश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और उसका नहीं, सवाल एक परसेप्शन का है कि जो व्यक्ति, अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर ना चलाओ तो हो सकता है अपना नाम भी ना बोल पाए, भूल जाए वो दबाव में, और उस व्यक्ति को आपने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑडिटर घोषित कर दिया। इसके लिए आप क्या कहिएगा? क्या इस देश के मीडिया ने कभी पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आप ये पूरा सेशन धुल गया, आपने देखा 22 सालों में इतना कम प्रोडक्टिविटी का सेशन हुआ जो आपने इस बार जो खत्म हुआ, लगभग धुल गया, लगभग धुल गया।
और वैसे में मोदी जी कभी आपको सदन में दिखे, उसके बाद पीछे मीडिया जाते हुए दिखाई दिया? अमित शाह जी खड़े हो, मीडिया चमचागिरी तो दिखाई दिया करता, लेकिन कोई सवाल पूछता दिखाई दिया क्या? तो ऐसे सिस्टम के अंदर तो आप किसी डम्ब को भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर बना ही सकते हो। ये जो परिस्थिति है ना, ये भारत जैसे 140 करोड़ के देश के लोगों के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि विदेश सेवा के एक अधिकारी ने विदेश में बताया कि मोदी जी इज ए मास्टर कम्युनिकेटर, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं, यानी कि मीडिया जैसे मध्यस्थों की जरूरत नहीं है। ये शर्मनिरपेक्षता का लेवल है। आईएफएस ऑफिसर टॉप मोस्ट, वो मोदी जी को डिफेंड कर रहा है विद ए कुतर्क, ओपन कुतर्क। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सैंक्टिटी को ही खत्म कर दिया ना। कम्युनिकेटर किसको मानते हो राम प्रकाश जी आप? मोनोलॉग कभी कम्युनिकेशन होता है क्या? मोनोलॉग तो प्रीच है, आप उपदेश दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं अच्छे बच्चों की तरह हाथ हाथ रखते। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट्स ए टू वे। आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो। वो तो सिखाया ही नहीं किसी ने। तो राहुल गांधी ने जब ये बताया तो इस पे किसी ने विरोध किया क्या? जितना भी बीजेपी पगलाई हुई है, पूरा इकोसिस्टम आईटी सेल, वो किस बात पे पगलाई हुई है? वो संदीप दीक्षित की एक छोटी सी नासमझी के ऊपर। मैं नासमझी कहूंगा उसको। वो जो राहुल गांधी कम्युनिकेट करना चाह रहे थे एग्लोमेसी को, वो कम्युनिकेट हो गया था। उसके बाद अगर वो वाक्य ना भी कहते तो भी कंप्लीट था वो। लेकिन कई बार होता है ना कि आप जरूर से ज्यादा ओवर स्मार्ट और प्रॉक्सिमिटी दिखाने की बहुत सारी चीजें होती है, हर व्यक्ति का पर्सनल है, अगले ने ठीक ही सोच के किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो जितना कर दिया था राहुल गांधी ने, दैट वाज ए कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ योर हगलोमेसी। 12.25 साल से ऊपर का समय हो गया। इसके अलावा आप कुछ किया हो तो मोदी जी ने विदेश नीति बता दीजिए। 982 करोड़ रुपए खर्च हो चुके मोदी जी के विदेश दौरों के ऊपर। तो वो एक छोटी सी चूक किसी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने मुंह से एक शब्द ऐसा नहीं कहा जिस पर आपत्ति की जा सके। जी, जिस तरीके से पूरा संवाद चला है, बौखलाहट भाजपा में खूब है और होगी भी, क्योंकि जितने तीखे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, उतने तीखे शब्द सुनने की आदत ना तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है, और गृह मंत्री जी के तो कहने ही क्या। अब वो सरदार पटेल, चाणक्य और क्या क्या कुछ बताया राहुल गांधी ने सारी चीजों के बारे में, तो ऐसे में ये विवाद तो होना ही था। खैर, हम और सुनाते हैं राहुल गांधी की बात, सुनाइए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। लेकिन सर, अब जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको जगा के रखेंगे, नींद, वो पहले ही कह रहे हैं कि नींद उनको आती नहीं है, रात को सो नहीं पाते हैं, और अब इस्तीफे की जो मांग है, अब सीधे तौर पर इस्तीफा नरेंद्र मोदी साहब का मांगा जा रहा है। गृह मंत्री का इस्तीफा पहले से ही कांग्रेस मांग रही थी। ऐसे में ये चुनौती किसके लिए बड़ी मानी जाए? कांग्रेस के लिए कि इस्तीफा लेना जरूरी हो गया है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती इसको समझा जाए क्योंकि इस्तीफे की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं? राम प्रकाश जी देखिए, अगर कोई समझदार शासन हो, अगर कोई समझदार पार्टी हो और जिसका डेमोक्रेसी पे भरोसा हो, उसको जो जंतर मंतर पे जो परिस्थितियां बनी ना, उसके बाद तत्काल जाग जाना चाहिए और अपने आचार में, व्यवहार में और ओवरऑल स्मूथली रनिंग दी गवर्नमेंट का जो एक प्रोसेस होता है, उसको एक बार उनको आमूलचूल परिवर्तन करने की सोचनी चाहिए। चूंकि ये लोग बहुत भयंकर तौर पे इनकम्पिटेंट हैं, इनको चीजों की समझ नहीं। देखिए, एक होता है चलाना, मिलजुल करके, बातचीत करके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबकी राय लेकर के आगे बढ़ना, और एक होता है अपना हाँकना। इन लोगों को सिखाया गया है कि सब चीजें हाँकी जा सकती है, तो ये हाँकने का एक असफल प्रयास लगातार करते हैं। उन बच्चों के ऊपर जो कुछ हुआ, पैलेट गन से लेकर के सारी चीजें, क्या एक शब्द भी अब तक आया राम प्रकाश जी? इतने के भी हकदार नहीं क्या वो? और उसके बाद आप सोचते हो कि ये सो भी पाएंगे? सोचिएगा, जिस तरीके से उन बच्चों को नेम कॉलिंग की गई, 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाई गई, आरएसएस के संगठन क्या कह रहे थे तमाम बारे में, सारे बीजेपी वाले उन बच्चों को कैसे ट्रोल कर रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन मोहन भागवत आए और विपक्ष की स्पेस को ग्रैब करने के लिए दौड़े कि नहीं नहीं, ये बच्चे हमसे बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, ये हमसे बहुत ज्यादा देशभक्त हैं, ये हमसे पढ़े लिखे हैं। तो भाई फिर इनके लिए जगह छोड़ दो ना। आप तो 75 क्रॉस करके आप भी और आपका डंकापति भी, कोई और संभाल लेगा। लेट द न्यू जनरेशन कम।
तो वो क्या प्रयास था? ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत का कोई हृदय परिवर्तन हो गया ना, ये गलती मत कर दीजिएगा राम प्रकाश जी। ये मुद्दों को जो डिफ्लेक्ट करने की इनकी पारंपरिक कोशिश रहती है ना, कि सत्ता भी हम और विपक्ष भी हम, ये बात जो उन्होंने कही क्या मोदी जी कह सकते थे? और क्यों नहीं कहनी चाहिए थी उनको? मोदी जी ने तो 4 रील बना दी। आप लोगों ने ऐसा हाल किया उनका दिखा दिखा के रीलों का कि वो रील बनाना भी भूल गए बेचारे। ये तो रील बनाने लग गए थे रोज रात को 11:30 बजे 11 बजे फ्रांस और ये सब। और जबरदस्त ट्रैक्शन मिली थी, जो प्रोपेगेंडा मीडिया बताया करते हैं आपको, 5 करोड़ लोगों ने देख लिया, 4 करोड़ लोगों ने देख लिया, हर रोज बताते थे। वो नीचे कमेंट्स क्या लिखते थे देख के वो कोई नहीं बताता था, वो आप में बताते थे। तो ये राम प्रकाश जी जो परिस्थितियां है ना, ये जो नकलीपन होता है, जो आपका बनावटीपन होता है, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो शेल्फ लाइफ अब खत्म हो गई। अभी दे विल बी होल्ड टू अकाउंटेबिलिटी, और वो इनको पता नहीं। आप क्या सोच रहे हो कि इस सवाल से मुंह मोड़ लेने से, कि पैलेट गन फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे, भाग जाने से, संसद में ना आने से क्या आपका पिड़ छुट जाएगा क्या? ये देश के युवा आपको हॉन्ट करेंगे, लगातार भागने नहीं देंगे आपको। आज अभी तक तो आप जैन जी की बात कर रहे थे, अब तो जैन अल्फा के रोज कारनामे देख लीजिए, कहीं स्कूल के अंदर, कहीं मिड डे मील के अंदर, कहीं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कहीं सड़क को लेकर के बच्चे डीएम के ऑफिस में घुसे जा रहे हैं। यानी कि इस आंदोलन ने इस देश को वो चीज दी है जो 12.25 साल से हम कायरता में भूल गए थे, और वो है भय का समापन। और भय का समाप्त जैसे ही यहां पे हुआ, वो भय कहीं और ट्रांसफर हो गया। वो फोटो फिर दिखा दीजिए दर्शकों को, चारों के चेहरे पे क्या है, लोग तय कर लेंगे ना, दर्शक तय करेंगे, हमसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल। अगला अंश सुनाइए राहुल गांधी का। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड। वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. सर, हमने ये देखा है कि जो ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, वो ये सारे वर्ग रहे हैं। कभी भाजपा के बहुत ठीक से ये सारे लोग समर्थक रहे, पर अब जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की, और फिर अडानी साहब वो तो वैसे भी ले आए। अभी कुछ दिन पहले भी अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर के अडानी पर सीधे तौर पे राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। अब वो संघ और मोदी तक इन सारी चीजों को जोड़ करके लेकर के आ गए हैं। क्या राहुल गांधी की ये बात जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट करने के लिए पर्याप्त है? रामप्रकाश जी देखिए, ये जो भाषण था ना, इसको आप एक सामान्य भाषण मत मानिए। इस भाषण के अंदर जो कंटेंट था उसमें केवल एक फोपा को छोड़िए जो संदीप दीक्षित ने किया। उसके अलावा जो भी इस भाषण का अगर एक एक शब्द सुनेंगे ना आप, कॉमा फुल स्टॉप, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहीं पर भी किसी भी मुद्दे के ऊपर अब तक उनकी किसी बात को काउंटर कर पाए तो बीजेपी और आरएसएस। बता दीजिए आप किसी बात, केवल किसको पकड़े बैठे हैं? मेलोनी को लेकर। उसके बाद करेक्टर असैसिनेशन किसका किया? इस देश की एक शहीद का। आप तो आपने देखा होगा बचपन में भी, और सारा जो आपने कहा ना कि अपने जब हम छोटे थे तो बीजेपी और आरएसएस क्या थे? छोटे छोटे दुकानदारों की पार्टी। जो राहुल गांधी कह रहे कि मैंने रिसर्च की, विच इज मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्सो, कि भाई छोटे छोटे दुकानदार, ये वो, जिसको आप कहिए कास्ट पे मैं किसी की नहीं जा रहा, लेकिन ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था मोटे तौर पर, पंडों की, इनकी, जैसे सारी। उसके बाद धीरे धीरे ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन का सवाल खेल किया, इसका पहली लॉन्चिंग की थी प्रमोद महाजन ने मोदी जी के टाइम में, क्योंकि उनके भी बड़े
खेल थे कि मोदी अपने अटल जी के बाद मेरा ही नंबर है और कौन रहेगा, अडवाणी उडवाणी को तो कोई पूछेगा नहीं, उस टाइप का उनका। अब मोदी जी ने आरएसएस का पूरा करेक्टर ही बदल दिया। कभी आप दिल्ली आए तो झंडेवाला जाके आइएगा एक बार, जहां इनका दफ्तर हुआ करता था। पुराने फोटोग्राफ्स मैं भेज दूंगा आपको अभी, और नई बिल्डिंग एक बार दिखाइएगा। दिल्ली में ऐसा ऑफिस किसी 7 स्टार कोई होटल मिल जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक। और वो संस्था छोड़ दीजिए उसको, आप दिल्ली की बात करेंगे, आप कहेंगे आप हरियाणा में पानीपत आ जाइए, पट्टी कल्याण, वहां पे एक बिल्डिंग बनाई इन्होंने सैकड़ों एकड़। वो पैसा कहां से आया होगा राम प्रकाश जी? वहां 1 एकड़ जमीन करोड़ों रुपए की है भाई, नेशनल हाईवे पे, अंदर हेलीपैड की व्यवस्था है। सोचिएगा, कांग्रेस ने इस देश में 58 साल राज कर लिया, पूरे देश में एक ढंग का दफ्तर नहीं है। इन भाइयों के 550 से ऊपर दफ्तर हो गए। तो ये जो बिना अकाउंटेबिलिटी का सारा सिस्टम था, प्लस आपने आरएसएस के जो भी स्वयंसेवक देखे होंगे, या तो साइकिल पे देखे होंगे, या पैदल देखे होंगे, या काइनेटिक पे देखे होंगे, स्कूटर पे। आज की तारीख में कितने बड़े बड़े कॉन्वॉय चलते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। मोहन भागवत की सिक्योरिटी देखिए कभी आपने? मुख्यमंत्री से ऊपर के लेवल की सिक्योरिटी है उनकी, एडवांस लाइजनिंग टीम चलती है उनकी, टॉप Z+, ठीक। वो लोग कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं बने तो और क्या चीज बने? कि किसी भी तरीके से सत्ता को कायम रखने के एक टूल के तौर पर, और सत्ता क्या कर रही है? सत्ता इज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ अडानी। अभी आप 2 दिन पहले ही घटना लीजिए, बहुत छोटा सा एक रेफरेंस, 1 अरब 71 करोड़ रुपए देकर के अडानी छूट के आया अमेरिका से, देखा आपने जो केस उसका कंपाउंड किया है वहां पर, और जज ने उस पर तमाम सवाल भी उठाए, और 1 अरब 71, वो $18 मिलियन का पेनल्टी बनी। देश के किसी मीडिया हाउस ने एक लाइन लिखी कि कितनी पेनल्टी लगी? तो कॉर्पोरेट, आज तक आपने किसी आरएसएस वाले के मुंह से अडानी का शब्द सुना है? एक शब्द बताइए मुझे किसी आरएसएस वाले ने कहा हो। तो जो आरएसएस जो था उसकी आर्म बीजेपी थी, आज बीजेपी और आरएसएस दोनों अडानी की आर्म। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं तो क्या है? बता दीजिए आप, कहां से आया पैसा? आप, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूं, आप 51,000 रुपए अपने बैंक खाते में अपने में डाल के दिखाइए मुझे, बिना पैन नंबर के। आरएसएस ने इतने बड़े बड़े महल बढ़ा दिए, कहां से आ गया पैसा? क्या सबको ऐसे ही पैसे देते हैं? आपके खाते में 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको 6 महीने तारीख स्पीड में छुटेगा, और इनके इतने बड़े बड़ा सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। एफसीआरए का देख लीजिए, एफसीआरए किस पे लागू होगा? जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होगी, अगले तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सारे का सारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा था कंपनियों का, इनकी डबल इंजन की सरकारों ने वो आरएसएस को दिलवा दिया। दिलवाया कि नहीं दिलवाया? इंडियन ऑयल के जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तमाम जो ये पीएसयूज हैं, वहां से सैकड़ों करोड़ रुपया गया कि नहीं? मैंने आपने शो भी किया था। तो आरएसएस आज पैसे के उस पर इतना, और कोई जवाब दे ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो ये जो भाषण था, इसमें एक अंश को अगर आप छोड़ दे, ना समझिए एक व्यक्ति की, तो ये भाषण हमारे समकालीन जो आप 12.25 साल का दौर था, उसका कुल प्रारंभ था ये कि ये हो रहा है इस देश के अंदर, और ऐसे हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक, ये इट विल गो इनटू द हिस्ट्री, ये जो कल वाला भाषण है जी। एक और अंश सुनाते हैं छोटा सा, दर्शकों को बहुत विस्तार पूर्वक एक एक चीज, हर उस बात को समझ लेना जरूरी है जिसको लेकर के कल से खूब छाती पीटी जा रही है, लेकिन किस बात पर पीटी जा रही है वो भी समझ लीजिए, और किन किन चीजों पर बात होनी चाहिए थी वो भी समझ लीजिए। दिखाइए जरा। नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But सर, आप उस दृश्य का जिक्र कर रहे थे, खैर, लेकिन जो विदेश नीति है, हमने बहुत बार बात किया है, बहुत यात्राओं पे बात की है, अब तो मोदी जी बकायदा जो है उड़ते हुए भी गले लगने लग गए हैं। तो डिप्लोमेसी तो इसी पे चल रही थी, इसमें मिर्ची लगने जैसा क्या था?
नहीं, इसमें वो जो एक लूज टॉक टाइप की चीज जो कि देखिए, संदीप दीक्षित सीनियर आदमी है, एमपी भी रहे, उनको इस चीज का ध्यान रख लेना चाहिए था। कोई ऐसी चीज नहीं, या लाइटर मैन में भी हो सकता है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं कि तूफान टूट गया हो गई। जितने ये आरएसएस के आईटी सेल के जितने ये नमूने घूमते हैं आपको सोशल सर्कल में, और सबसे सारी बातों को छोड़िए, पोमेरियंस जो मीडिया आपके हैं, उन्होंने मोदी और उनकी जो अपने क्या नाम मेलोनी की जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनकी केमिस्ट्री के बारे में कितनी बार बातें की हैं, कितने कितने वीडियो चलाए हैं, किस तरह की बातचीत आई है उसके अंदर, कैसी कैसी रीलें आई हैं, भाभी तक चले गए ये लोग उनको पुकारने के लिए, तब कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि मैं इसको पूरे टेस्ट में मानता हूं जो संदीप दीक्षित ने कहा, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ही हैड कम्युनिकेटेड व्हाट ही वांटेड। सवाल यह है, आपने कहा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी तो 12 साल, 12.5 साल पहले होती थी राम प्रकाश जी, मई 2014 से पहले। मई के बाद तो एक नई टेक्निक आई है, हम सारों को लेट समझ में आई, दैट इज कॉल्ड हगलोमेसी। जो आपने कहा ना कि हवा में भी और नीचे जमीन पर भी, समुद्र में भी, जहां पर भी, जिस तरीके से आप देखते हो, पूरी की पूरी विदेश नीति का तबाही करके, सत्यानाश करके खड़ा कर दिया गया। उस पर कोई सवाल नहीं, केवल एक लाइन को पकड़े हुए हैं, एक संदीप दीक्षित को। उसके अलावा जो भी फैक्ट्स थे, आप बता दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहोगे, बताओ ना। विदेश नीति पे बताइए, एग्लोमेसी के अलावा आपने क्या क्या बता दीजिए। आरएसएस का कॉर्पोरेशन, ये पैसे कहां से आए बताइए। जो जो जितनी क्लिप्स आपने दिखाई है, उनमें से एक भी सवाल हो तो बताइए, देंगे क्या ये जवाब उसका? तो एक नॉन सेंस को पकड़ करके उसको सेंस देने की कोशिश की जा रही है। दिस इज व्हाट यू कॉल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो पूरा विवाद मचा हुआ है, बात भाषा की हो रही है, और जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था निशिकांत दुबे का, आखिर वो भी तो इसी बीच में कह रहा है अपनी बात। फिर उस पर भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? उस पर इस देश के गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते? उस पर वो जो क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया मोहन भागवत साहब क्यों नहीं बोलते हैं कि भैया निशिकांत दुबे, अकल के दरवाजे खोलो और ये सारे बकवास बंद करो जो तुम हर रोज करते रहे हो? नहीं, राम प्रकाश जी कैसे बोलेंगे, आप भी कमाल ही कर देते हो। निशिकांत दुबे व्यक्ति नहीं है, एक सांसद नहीं है, वो एक मोहरा है, वो एक संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर है, और ये सोच उसकी नहीं है। इस तरह की सोच और ऐसी निर्लज संस्कृति के जनक खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, दीदी और दीदी, मुजरा करो, कितनी चीजें गिनोगे। ये बच्चे अभी गिनवा के तो गए थे सारी चीजें आपको, जब दिल्ली में आए थे जंतर मंतर पे। इन बच्चों ने कहां तक कद निकाल दिया था, याद होगा आपको। एक देश की सही, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से हटाइए आप एक बार। 84 से लेकर के आज 16, 26, 42 साल हो गए। 42 साल पहले जो महिला अपने सीने पे गोली खा के बतौर प्रधानमंत्री शहीद हुई, उसके बारे में ऐसा ट्वीट कर देना, आपको क्या लगता है निशिकांत दुबे अकेला कर सकता है ये काम? ये पूरी की पूरी कुंठित सोच है, जिसको आप सांस्कृतिक संगठन कहते हो, वहां से आती है ये। और उसका सबसे बड़ा जनक अगर कोई है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी है। आज उनको कहते हैं, वो आज उनका सिस्टम कहता है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी सो नहीं पाता है। ठीक, एक वचन में बात कह दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बड़े थे प्रधानमंत्री जी से, थे ना? क्या कहा करते उनके बारे में? मौन मोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो 132 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, 10 साल के अंदर। आपकी एक दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाइए, कोई बात नहीं, एक दिखा दीजिए। तो कर्म फल आपको हॉन्ट कर रहा है। बेसिकली क्या है कि दुबे का जो निम्न बौद्धिक और चारित्रिक स्तर है, उसको बावजूद सबको पता है उसका। ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा आदमी ऐसी चीज सार्वजनिक पोस्ट कर सकता है। इसको आप कहां कहां पे वो करेंगे? कामाग्नि जैसे शब्द का प्रयोग बुजुर्ग महिला के लिए, जो इस दुनिया में नहीं। इससे नीच काम कोई हो सकता है क्या? और ये लोग भारतीय संस्कृति के झंडा बरदार, और इनका चाल चरित्र और चेहरा। याद रखिएगा, सारी बातों को भूलिएगा मत। पहली फोटो जो उसने लगाई है वो किसकी है? फिडेल कास्ट्रो की। 1983 में जब दिल्ली के अंदर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, उसमें मंच से फिडेल कास्ट्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन बोला था। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? वायरल है वो चीज आज भी। सोच कर देखिए, हम मेजबान थे, मेहमान से हमारी प्रधानमंत्री को बहन बहन बोला मेहमान ने, और उनके मरने के बाद एक जाहिल पतित व्यक्ति भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण उसको घटना को इस दृष्टि से देख रहा है। ये कुंठा नहीं तो और क्या है ये? दूसरी फोटो में कौन लगाया है उसने? यासर अराफात, जिन्होंने कई मौकों पर, एक से अधिक मौकों पर
हर बार उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी मेरी बड़ी बहन है। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद अंतिम संस्कार के समय अराफात रो रहे थे वहां पर। है इनके अंदर कोई नैतिकता? भारत का वो स्टेचर हुआ करता, और आज ही उसके अलावा कुछ कोई सवाल, कोई जवाब? जो जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप ये हो कि अपनी बहन से शादी की हो, वो इंदिरा गांधी को, इस देश की शहीद प्रधानमंत्री। और हमारे यहाँ तो संस्कृति है राम प्रकाश जी, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया वो चाहे कैसा भी हो, उसके बारे में और उसके चरित्र पर लांछन लगाना, ये जो सांस्कृतिक संगठन है ना, ये देने आया था आपको। वी डिजर्व इवन वर्स। अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही है। खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक हुए हैं और जो बातें उन्होंने कही कि अब मोदी जी के कार्यालय से खबरें जो है उन तक पहुंचाई जा रही हैं, अगर ये बात वाकई पूरी तरीके से सच है तो फिर शायद अब और ज्यादा ये चीजें देखने के लायक नहीं बचेंगी। जो भी आप कह रहे थे कि भाई कितने दिन तक और दिखाएंगे ये सारे लोग, ये लोग फिर दिखाने की स्थिति में रह नहीं जाएंगे। देश बहुत कुछ समझ चुका है और शायद इतना समझ चुका है कि अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और इस दिशा में अगर इस देश की राजनीति बढ़ रही है तो उसका शायद स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सोच